सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करें कि जो आदमी आपको अप्रोच कर रहा है वो कंपनी का ही अधिकृत आदमी है कि नहीं। एक बैड नेम जो है वो पूरी कम्युनिटी को जाता है। इंश्योरेंस एजेंट ये फ्रॉड करते हैं। कंप्लेनेंट को भी यही बात अवार्ड के जरिए से बताते हैं कि पॉलिसी की इन कंडीशंस के तहत आपका क्लेम पेएबल नहीं। इंश्योरर के अगेंस्ट में कंप्लेनेंट देता था, अब कंप्लेनेंट ब्रोकर के अगेंस्ट में भी दे सकता है। अच्छा ये होगा कि आप उस कंपनी के ऑफिस से, उस कंपनी से डायरेक्टली भी इस बात की जानकारी दें कि ये व्यक्ति हमारा आपके साथ है कि नहीं है, ये पॉलिसी आपकी है कि नहीं है और इस पॉलिसी में बेनिफिट है कि नहीं। मैं ये बताना चाहूंगा सभी को कि हमारे फोरम के पास एक भी पैसे का कंपनसेशन देने का पावर्स नहीं है, लेकिन उस पॉलिसी में फर्स्ट पेज होता है, शेड्यूल होता है, जिसमें मोटी मोटी जानकारी दी है, उसको जरूर चेक कर लें। 30 लाख रुपए कंपनसेशन की लिमिट। तो अगर क्लेम अमाउंट या ये इससे अधिक है तो वो हमारे मैंडेट में नहीं है कि हम उसका। मुझे उस समय ये फीलिंग हुई कि उस विडो की आंख में शायद मैं भगवान था। तो दोस्तों, अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति से। कभी आपने इंश्योरेंस लिया होगा और इंश्योरेंस लेके जब आपने क्लेम किया होगा और आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया होगा तो डेफिनेटली आपने इस व्यक्ति को याद किया होगा। जी हाँ, मैं इंश्योरेंस अम्बड्समैन के बारे में बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ महाराष्ट्र के इंश्योरेंस अम्बड्समैन मिस्टर विनय शाह जी से। मिस्टर विनय शाह जी से अम्बड्समैन की टेक्निकलिटी के बारे में जानकारी तो लेंगे ही, लेकिन उनके जो 40 साल का तजुर्बा है उससे भी हम कुछ सीख लेने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं मिस्टर विनय शाह जी से। विनय जी, मैं आपका BITV के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपसे मिलने से पहले मेरे दिमाग में तो ऐसा था कि जिस प्रकार से RBI होता है या सेबी होता है, वैसे इंश्योरेंस अम्बड्समैन ऐसा ही एक डिपार्टमेंट है, लेकिन अब मुझे पता चला कि इंश्योरेंस अम्बड्समैन एक डेजिग्नेशन है जिसमें एक व्यक्ति काम करता है। विनय जी के बारे में कुछ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। विनय जी ने जो है LIC में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से काम करना शुरू किया और फिर आगे चलकर वो LIC में ED की पोस्ट तक गए। उसके बाद में उन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में एज अ बोर्ड मेंबर भी काम किया है। उसके बाद में उन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस में एज अ CEO जो है काम किया और आज की तारीख में विनय जी जो है वो इंश्योरेंस एज अ इंश्योरेंस अम्बड्समैन काम कर रहे हैं। सो विनय जी आज की तारीख में एज अ अम्बड्समैन काम कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि लोग आपको अप्रोच करते हैं जब उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या किसी तकलीफ की वजह से कोई उनका काम नहीं हो रहा है, तो आपके पास में आते हैं कि आप उनका वो काम कर दें, और वो काम जो है इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में होता है और आपको जो है उनका, आपके मन में ऐसा होता है कि मैंने किसी को काम लिया है तो मैं उनका काम कर दूं। तो यहाँ पर आपको जो है एक व्यक्ति का अगर आप काम कर देते हैं तो वहां से इंश्योरेंस कंपनी आपसे नाराज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है इन दोनों को तालमेल रखते हुए चलना है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो पिछले 3 सालों से आप ये काम कर रहे हैं लोगों की क्वेरी को सॉल्व करने का, इसमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं जो आपको लगता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है जो शेयर करने लायक है, जिससे हम भी कुछ सीख सकते हैं? देखिए, इससे पहले कि मैं आपको ये एक्सपीरियंस है इसकी बात बताऊं, मैं अम्बड्समैन स्कीम के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन 1998 में निकाला था और उसी से ही अम्बड्समैन स्कीम डेवलप होते हुए आज के स्वरूप में आई है। और आज भी हम जिन रूल्स को फॉलो करते हैं वो अम्बड्समैन रूल्स 2017 के नाम से वो स्कीम उसको। दूसरा, अम्बड्समैन स्कीम जो है इसकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ये एब्सोल्युटली फ्री। इसके लिए कंप्लेनेंट को कोई फीस नहीं भरनी, कुछ नहीं करना है। उसको डायरेक्टली स्वयं या अपने लीगल एयर्स के थ्रू कंप्लेंट को लॉन्च कराना है। जिस भी प्रकार की ओम्बड्समैन ऑफिसेज पूरे कंट्री में अगर हम देखें तो लगभग 17 ऑफिसेज हैं जो पूरे कंट्री में अलग अलग है। और इसमें लाइफ इंश्योरेंस की कंप्लेंट्स, जनरल इंश्योरेंस की कंप्लेंट्स और हेल्थ इंश्योरेंस, ये तीनों ही आती हैं। प्लस ग्रुप इंश्योरेंस की भी कंप्लेंट्स हो भी हम लोग डील करते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म हो उसकी कंप्लेंट भी हम लोग डील करते हैं। माइक्रो इंश्योरेंस की कंप्लेंट हो
वो भी हम लोग डील प्रोप्राइटरशिप फॉर्म यानी ये Sole इंश्योरेंस बाहर की चीज हो गई या ये इंश्योरेंस ही? इंश्योरेंस जो प्रोप्राइटरशिप फर्म ने दी गई। ओके। और इसके साथ साथ एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो अभी लेटेस्ट हुई है 2021 नवंबर 2021 में कि ओम्बड्समैन रूल्स के तहत पहले सिर्फ इंश्योरर करो, अब ब्रोकर्स भी करो। अच्छा, ओके। तो ब्रोकर लोग भी इसमें अब कवर होके आ गए हैं और उनके ऊपर भी जो कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसको भी हम लोग डायरेक्टली उनको अब इन्वॉल्व करके उनके ऊपर अवार्ड दे सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कंप्लेंट्स जो हम लोगों के पास आती हैं तो हम लोग पहले ये चेष्टा करते हैं कि हम लोग मीडिएशन से उसको खत्म कर दें। अन्यथा हम लोगों को इसकी हर केस की हियरिंग लेनी पड़ती है जिसमें कंप्लेनेंट आता है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव रहता है और उसमें हम दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। ओम्बड्समैन स्कीम में सरकार ने इसको इतना सरल बनाया है कि इसमें किसी भी तरह के कोई वकील का हस्तक्षेप या कोई कंसल्टेंट का हस्तक्षेप इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती, अलाउड भी नहीं। दोनों ही चीज। ओके। पिछले आपने किसी अनुभव की बात बताई तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमको लगभग साल में रफली 40-45% कंप्लेंट्स जो आती हैं वो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड आती हैं। अनदर 40-45% हेल्थ इंश्योरेंस की रहती हैं और लगभग 10% के करीब जनरल इंश्योरेंस की कंप्लेंट्स। मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा था कोविड के समय में क्योंकि इस लॉकडाउन था, ऑफिसेज बंद थे, वर्क फ्रॉम होम था, तो तब से हमने ऑनलाइन हियरिंग्स का भी प्राविधान शुरू किया था। और आज की डेट में अभी यह आते हैं क्योंकि सुविधा इससे इतनी हो गई है, इतना कंफर्ट लेवल हो गया सभी लोगों के लिए, हमारे लिए भी, कंप्लेनेंट के लिए भी और कंपनीज के लिए भी, कि अभी 99% जो हियरिंग्स हैं वो सारी ऑनलाइन ही होती है। ओम्बड्समैन डिसीजन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारा जो भी डिसीजन रहता है कंप्लेंट्स के विषय में वो कंपनीज पे बाइंडिंग रहता है। कंपनीज को हमारे डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ता है। कंप्लेनेंट के पास ये रास्ता रहता है कि अगर वो उसके बाद भी किसी और कोर्ट में जाना चाहे कंपनी के खिलाफ तो वो जा सकता है। कंप्लेंट्स की बात है पिछले 3-4 सालों में जैसा मैंने देखा है, लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम कंप्लेंट्स लें तो अधिकतर कंप्लेंट्स जो है वो मिस सेलिंग की होती हैं कि हमको गलत तरीके से ये बीमा दिया गया या हमको गलत कंडीशंस बताई गई, गलत बेनिफिट्स बताए गए, गलत जानकारी दी गई और उस वजह से ये कंप्लेंट शुरू होती है। लगभग 20-25% कंप्लेंट्स जो होती हैं क्लेम रेपुटेशन से रिलेटेड होती है जिसमें कंपनियां क्लेम नहीं देती हैं। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी आती कि हमको जैसा बताया गया था पॉलिसी लेते समय शुरू में उसके अनुरूप समुचित पेमेंट नहीं हुआ है, कम पेमेंट हुआ है, इस तरह की भी कंप्लेंट्स रहती हैं। जहाँ तक जनरल इंश्योरेंस की बात है, इसमें मुख्यतः 3 तरह के हमने कंप्लेंट्स का अनुभव हुआ है मुझे पिछले 3-4 साल में। मोटर क्लेम्स रहते हैं, गाड़ियों के क्लेम्स काफ़ी रहते हैं, इसमें फ्लड से रिलेटेड क्लेम्स रहते हैं और फायर से रिलेटेड हाउस इंश्योरेंस के क्लेम्स है या कमर्शियल गुड्स वाले होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसके काफ़ी क्लेम्स आते हैं और उसमें क्लेम्स दोनों ही तरीके के आते हैं कि जिसमें क्लेम डिक्लाइन किया गया है और कुछ क्लेम्स ऐसे भी आते हैं कि जिसमें क्लेम अमाउंट से कम सैंक्शन किया गया है या कम क्लेम पार्टी को दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ क्लेम ऐसे भी आते हैं कि पॉलिसी कंडीशंस के हिसाब से पार्टी ने अपनी बीमारी का पूरा एग्जिस्टिंग बीमारी का विवरण पॉलिसी देते समय नहीं दिया, इस वजह से भी क्लेम्स कई बार पॉलिसियां भी कंपनीज कैंसिल कर देती हैं, तो इस तरह के भी क्लेम्स आते हैं। मिस्टर विनय, एक
एक जो कस्टमर है अपने क्लेम के लिए, उसके लिए इतना अच्छा डिपार्टमेंट बनाया ombudsman, लेकिन फिर भी काफी सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि कस्टमर की डायरेक्ट हेल्प करती है उनके इस क्लेम को सॉल्व करने के लिए। सो आपको क्या लगता है कि जब ombudsman है, जब ombudsman के होते हुए भी ये प्राइवेट कंपनीज बनी है और ज्यादातर लोग जो है प्राइवेट कंपनीज के पास ही जाते हैं अपने क्लेम को सॉल्व करने के लिए, सो आपको क्या लगता है व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई पीपल आर नॉट, इसका अवेयरनेस नहीं है या कोई और रीजन है, यहाँ पर उनको उतनी ज्यादा सहूलियत नहीं मिलती है जितनी वहां मिलती है, इस पे क्या बोलना चाहिए? पब्लिक इन जनरल जो है उसको इसकी जानकारी नहीं है, अवेयरनेस की जो बात कर रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है। प्राविधान कुछ क्या है इसके तहत, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे सब कुछ फ्री होता है, कोई आपको कोई पेमेंट किसी की कोई फीस नहीं देनी, कोई पेमेंट नहीं करना है। तो मेन कारण तो इसका अवेयरनेस ही। जहाँ तक ये संस्थाओं की आप जो बात कर रहे हैं जो हेल्प करने के लिए, अगर हम उसको एक बिल्कुल ही अनबायस्ड निष्पक्ष तरीके से दूर से देखें तो ये अच्छा लगता है कि यहाँ उनको कहीं से मदद मिल रही है और वो मदद कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि जो कंपनियां एक ऑनेस्ट दायरे में रह के पॉलिसी होल्डर को हेल्प कर रही हैं, मे भी कोई नॉमिनल फीस लेके, कोई फिक्स्ड एक फीस लेके, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें पॉलिसी होल्डर जिसको कंप्लेंट है उसको हेल्प मिल रही है। समाधान जो इनको मिलेगा, जो भले ही इन कंपनी के थ्रू ये लोग आए, तो इंश्योरर ओम्बड्समैन के निर्णय के बाद ही इनको जो भी उसका समाधान होगा उसका वो देगा। ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज डायरेक्टली इंश्योरर से फॉलो अप करके और वहीं से ले ले। हो सकता है कोई 1, 2, 4, 5 केस में इस तरह का भी होता हो, लेकिन मेन कारण जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि इसका ये है कि पब्लिक इन जनरल ये अवेयरनेस की काफी कमी है कि इस तरह की स्कीम है और इस तरह का। और जहां तक एक प्रोसेस की सरलता की बात है तो वो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो प्रक्रिया होती है, वो हमको जो कंप्लेंट मिलती है तो हम उसको इनिशियल स्टेज में ही देख लेते हैं कि ये एंटरटेन करने लायक है कि नहीं। एंटरटेन ना करने के हमारे जो ओम्बड्समैन रूल्स हैं उसमें क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि ये कारण होगा तो आप एंटरटेन नहीं करेंगे। ओके। अन्यथा हमको हर कंप्लेंट जो हमको मिलती है वो एंटरटेन करने ना करने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि या तो बहुत पुरानी कंप्लेंट है, उसमें जब पॉलिसी धारक ने इंश्योरेंस कंपनी को 2 बार अप्रोच कर लिया तो सेकेंड रिफ्यूजल के बाद में विदिन 1 ईयर उसको हमारे पास आना चाहिए। ये एक मुख्य कारण है। और दूसरा है कि हमारे फोरम की एक लिमिट होती है, 30 लाख रुपए कंपनसेशन की लिमिट। तो अगर क्लेम अमाउंट या ये इससे अधिक है तो वो हमारे मैंडेट में नहीं है कि हम उसका। तीसरा है कि कई कंप्लेनेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस कहते हुए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कुछ भी अमाउंट का कंपनसेशन मांगते हैं कंपनी से। तो मैं ये बताना चाहूंगा सभी को कि हमारे फोरम के पास एक भी पैसे का कंपनसेशन देने का पावर नहीं है। हम सिर्फ जो आपका क्लेम से रिलेटेड अमाउंट है, प्रीमियम रिफंड का कुछ है, इस तरह की ही चीज करा सकते हैं। कंपनसेशन के तौर पर हम 1 पैसा का भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने का प्राविधान ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है। सो विनय जी, एक प्रश्न मेरे मन में ये आता है, क्योंकि इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, गवर्नमेंट भी है, तो ये सब एक बड़ा बिजनेस जो है वो सिस्टम को बड़ा बिजनेस लेके आती है सिस्टम में। तो क्या कभी ऐसा होता है कि एक कस्टमर आपके सामने क्लेम अपना कंपनी ने रिजेक्ट किया है और मांगने आया है, और आपके दिमाग में इंश्योरेंस कंपनी भी, कहीं इंश्योरेंस कंपनी हमसे नाराज ना हो जाए, ऐसा भी कुछ आपके माइंडसेट में रहता है? देखिए, ये एक अनबायस्ड डिसीजन लेने वाली बॉडी। ओके। इसमें हमारा जो रूल्स हैं वो शुरू में यही ये कहते हैं कि ये एक एफिशिएंट तरीका है जिसमें कि हम किसी का भी पक्ष लेके निर्णय नहीं देते। जितने भी निर्णय होते हैं वो 100% ऑफ द केसेस में जो पॉलिसी कंडीशंस है उनको ध्यान में रख के दिए जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज को भी बताया जाता है जब निर्णय लिया जाता है कि उसमें क्या क्या निर्णय पे बेस्ड है। हमारा जो अवार्ड बनता है उसमें कंप्लेनेंट जो भी पॉइंट रखे उनको कवर करते हुए और इंश्योरेंस कंपनी ने जो अपना
उसमें व्यूज दिए हैं उनको कवर करते हुए एक अवार्ड बनाया जाता है जिसके बेसिस पे फाइनल डिसीजन भी उनको कन्वे किया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कई बार। देखिए कंप्लेनेंट का तो बहुत सीधा साधा डायरेक्ट है कि अगर उसके पक्ष में निर्णय गया है कोई तो वो खुश रहता है, अगर उसके पक्ष में नहीं गया है तो वो नेचुरली नाराज होता है और कई बार वो हमारे पास रिप्रेजेंट भी करता है। हालांकि कोई हमारे पास ऐसा प्रावधान है नहीं रिप्रेजेंटेशन लेने का, लेकिन कई बार वो कहते हैं कि आपने ये नहीं कंसिडर किया, ये नहीं किया। लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जो भी निर्णय रहता है हम कंप्लेनेंट को भी यही बात अवार्ड के जरिए से बताते हैं कि पॉलिसी की इन कंडीशंस के तहत आपका क्लेम पेएबल नहीं। इसी तरह कंपनी को भी पता है कि अगर कहीं ना कहीं कंपनी ने अपनी ही पॉलिसी का कोई टर्म्स एंड कंडीशंस का इंटरप्रिटेशन जो है वो उन्होंने नहीं लिया है और हमने उनके अगेंस्ट में दिया, तो वो भी समझते हैं इस चीज़ को। कई बार क्लॉजेस के इंटरप्रिटेशन में भी हमारा इंटरप्रिटेशन कंप्लेनेंट के पक्ष में जाता है, तो नेचुरली इंश्योरेंस कंपनी कई बार सोचती तो होंगी। विनय जी, कितने आपके यहाँ पे केसेस आते हैं ऐसे में, साल में या महीने में कितने केसेस आते हैं और कितने लोग, क्या ये मैनेजेबल है इतना सारा? कितने पूरे महाराष्ट्र की केसेस आपके पास आते हैं मुंबई को छोड़कर, तो इतने सारे केसेस कितने आते हैं? देखिए 2019 में यहाँ ज्वाइन किया था मैंने। शुरू में जब कोविड संबंधित कोई रुकावट नहीं थी तब लगभग यहाँ पे सेंटर पे 100 केसेस पर मंथ। कोविड टाइम में भी ये संख्या लगभग इतनी ही रही। बीच में हमारा जो गवर्निंग बॉडी है जो ऑम्बड्समैन इसको देखती है, जैसे काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन बोलते हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट करने का भी एक सिस्टम शुरू किया था जो पिछले वर्ष जनवरी से चालू हुआ था, जनवरी 2021 से। उसके बाद से कंप्लेंट्स की जो मात्रा थी वो लगभग इसी पे चल रही थी कोविड दौरान। लेकिन इस वर्ष शुरू से ही लगभग, कारण मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या है क्योंकि, लेकिन हमारे पास लगभग 200-250 कंप्लेंट्स पर मंथ आनी शुरू। अच्छा, और किसी एक महीने, मुझे याद है अगस्त के महीने में शायद 350 तक के भी कंप्लेंट उस महीने में प्राप्त हुई थी। तो ये संख्या बढ़ ही रही है। मैंने जब से ये सेंटर ज्वाइन किया है और तब से, और 31 अक्टूबर तक आप लगा ले रफली, तो इस सेंटर द्वारा लगभग 6,500-7,000 कंप्लेंट्स का निपटान किया। सो विनय जी, आपने अपने काम की शुरुआत जो है वो LIC से आपने अपने काम की शुरुआत की। अगर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से आप जो है ED की पोस्ट तक गए, और मेरे दिमाग में ऐसा आता है LIC जैसी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर 12 लाख इंश्योरेंस एजेंट हैं, कई सारे एम्प्लॉयज हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज या लोगों को मैनेज करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज आता होगा। ये मैनेजमेंट के ऊपर, पब्लिक मैनेजमेंट या एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऊपर आपके कोई एक्सपीरियंस को आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं? 1983 में मैंने LIC ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और मेरी पोस्टिंग रायपुर हुई थी। पहली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ तब नहीं बना था, और मुझे ज्वाइन किए हुए लगभग 2-3 महीने हुए थे। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, वैसे आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ। तो मैं थोड़ा होमसिक सा भी था कि मैं जिंदगी में कभी भी अपने घर से दूर नहीं रहा। तो जब मैं रायपुर में था तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि मेरा या तो ट्रांसफ़र हो जाए लखनऊ तो बहुत अच्छा हो। उस दौरान मुझे 1-2 बैंक से भी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट लेटर्स थे मेरे पास, तो मैंने इनफैक्ट उनको अप्लाई भी किया कि अगर आप मुझे लखनऊ पोस्टिंग दे देंगे तो मैं तुरंत ज्वाइन करने के लिए राजी हूँ। इस दौरान में एक घटना ऐसी हुई कि मैं टूर पे जगदलपुर, जो कि डीप छत्तीसगढ़ जिसको कहते हैं एक्चुअली, वहाँ पे था, तो वहाँ पे टूर पे गया हुआ था। तो वहाँ एक दिन जो ब्रांच मैनेजर थे वो मुझे अपने साथ ले गए कि एक डेथ क्लेम का चेक देना है तो तुम मेरे साथ चलो। मैं बहुत नया था ऑर्गेनाइजेशन में, तो जब हम लोग वहाँ गए तो एक विडो को वो चेक देना था, और मुझे आज भी याद है कि 10,700 रुपये का वो चेक था, डेथ क्लेम का चेक था उस विडो के हस्बैंड का। तो वहाँ पे वो ब्रांच मैनेजर साहब को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझको बोला कि ये चेक आप दे, और गाँव के कुछ संभ्रांत वृद्ध लोग वो लोग भी प्रेजेंट थे। तो जब मैं वो विडो को वो चेक दे रहा था, तो जिसे कहते हैं 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए
आई कांटेक्ट हुआ मेरा। अच्छा। और हमारे बीच में कोई बात नहीं। उन्होंने चेक लेने के बाद शायद धन्यवाद या इस तरह का कोई छोटा सा वर्ड, लेकिन वो 10 सेकंड का आई कांटेक्ट। मुझे आज की डेट में भी याद है कि किस तरह की भावनाएं शायद उन्होंने अपनी आंखों से करने की। और मैं, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है और मैं आपको वैसे भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे उस समय ये फीलिंग हुई कि उस विडो की आंख में शायद मैं भगवान था। अच्छा। और 10,700 रुपए के उसके लिए क्या मायने थे। मैं उस दिन जब लौट के आया तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं किस संस्था में था। जाने अनजाने में ये संस्था ना जाने कितने लोगों को पता था। और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस संस्था को नहीं छोड़ूंगा। ओके। ये किस्सा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि शायद कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी काम करता है, सबसे पहले हमारे ख्याल से अगर आप उस काम से प्यार करते हैं, उस काम तो आप आधे सक्सेसफुल तो होंगे। करेक्ट। और यही वजह है आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ये तो आपने फील किया और ये जितने इंश्योरेंस एजेंट जो काम कर रहे हैं, जिनके साथ में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, उन्होंने भी फील किया होगा, एंड दैट इज द रीजन वो बंधे हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो शुरू से ही उसके बाद में जब मैं ब्रांच मैनेजर बना या डिविजनल मैनेजर बना, जोनल मैनेजर बना, तो मैं अधिकतर एजेंट्स की मीटिंग में यही चीज़, इस चीज़ को हमेशा रखता कि आपको ये शायद इस चीज़ का अनुमान नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हैं कमीशन पा रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी की एक बहुत अहम ज़रूरत पूरा करें। लेकिन आप ये इस चीज़ को भी रियलाइज़ करिए कि आप उस व्यक्ति को, उसके परिवार में एक बहुत बड़ा सपोर्ट पैदा करें, जो कि भगवान न करे किसी भी परिवार में अनहोनी हो, तो आपके माध्यम से उसकी क्षति आपूर्ति, फिजिकल क्षति आपूर्ति तो आप नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसकी फाइनेंशियल क्षति की आपूर्ति आप, और इस तरह का काम है। तो इस तरह अपने व्यवसाय को इस नजरिए से न जाने कितने लोग आपको दुआएं भी देते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मिस्टर विनय, आपने LIC के बाद में आपने कई सारी कंपनीज के बोर्ड, एज अ बोर्ड मेंबर भी काम किया है, बड़ी बड़ी कंपनी के बोर्ड मेंबर पे काम किया है। तो मेरे समझ में ये आता है कि अगर आप किसी कंपनी के बोर्ड मेंबर हैं तो आपको वहाँ पर जो है स्ट्रेटजीज पे काम करना है, आइडियाज पे काम करना है, ऐसा मुझे लगता है। तो वहाँ पर जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज के बोर्ड पर काम कर रहे थे एज अ बोर्ड मेंबर, तो एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, एज अ आइडिया गिवर, आपका कोई एक्सपीरियंस आप हमारे साथ में शेयर करेंगे जो आपको लगता है हमें भी कुछ सीख देगा? देखिए, एज अ बोर्ड मेंबर कंपनी पे जो भी बोर्ड है, किसी भी कंपनी का बोर्ड है, एज अ बोर्ड मेंबर, मेन बोर्ड मेंबर के जो एक रोल होता है वो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है। उसके साथ साथ कंपनी के जो डिफरेंट अपना ग्रोथ पैरामीटर्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, ये सब चीज़ें कंपनी में स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन और ये सब चीज़ें मेन काम कंपनी के मैनेजमेंट में, CEO का, MD का, चेयरमैन का स्ट्रैटेजी करना, ग्रोथ, मेन काम उसके CEO। लेकिन उसके जितने भी एक ओवरऑल फंक्शनिंग ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, फाइनेंशियल्स ठीक ठाक हैं कि नहीं, ये सब चीज देखने के लिए बोर्ड, और बोर्ड में भी एक्चुअली बोर्ड डायरेक्टली ये सब कुछ नहीं करता, जिसमें कई बार बोर्ड को असिस्ट करने के लिए डिफरेंट कमिटीज होती है हर कंपनी में। उसके ऑडिट कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो छोटे छोटे कंपनी चलाने के जो पहलू होते हैं उनको एक क्लोजली मॉनिटर करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें होती है जिससे, जो कि अब कंपनी से आप उदाहरण चाहते हैं तो ऐसा विशेष तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कंपनीज में ये भी होता है कि कोई पर्टिकुलर एक कंपनी में जिसमें वो कंपनी 3-4 चीज़ों में डील करती थी, सीमेंट में, ऑटोमोबाइल में, टायर्स में, इस तरह के रेन वगैरह। तो एक बीच में वहाँ ये हुआ कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है जिसमें बोर्ड मेंबर्स को इन्वॉल्व किया गया कि एक पर्टिकुलर आर्म जो ठीक नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या छोटा कर सकते हैं,
फैक्ट्री साइज छोटा कर सकते हैं, 2 फैक्ट्रियां तो 1 फैक्ट्री बेच सकते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें होंगी और ये हर कंपनी। सो आप LIC में काम कर रहे थे विनय जी, आप प्राइवेट कंपनी में बोर्ड मेंबर पे आए, तो दैट वाज योर गैप फ्रॉम? नहीं, वो बोर्ड मेंबर इज नॉट ए फुल टाइम जॉब, ये उसी के साथ साथ चलते रहता है। अच्छा, उसी के साथ साथ चलते रहता है। और क्योंकि उसमें मैंने जैसा कहा कि इट्स नॉट ए फुल टाइम थिंग, ये तो बोर्ड की मीटिंग्स वगैरह जो क्वार्टर में एक बार होती हैं या कभी स्पेशल कोई मीटिंग हुई कभी, अदरवाइज उस तरह से मैनेज। सो आप LIC में ED के पोस्ट तक काम किया, देन यू केम इनटू LIC हाउसिंग फाइनेंस में आप जो है एज ए CEO आप कार्यरत किए गए। तो वहां पर जब मैं ऐसे समझता हूँ कि LIC हाउसिंग फाइनेंस में आप जो बिजनेस दे रहे हैं किसी को, आपके पास जो बिजनेस आया, वो बिजनेस आया तो मुझे तो वो रिस्क दिखती है, ये रिस्क ही ले ली। यू आर हैप्पी, एक आदमी खुश होता है मुझे बिजनेस आया, लेकिन वो बिजनेस आया मतलब मेरे पास रिस्क आई लोन के बिजनेस में। तो ये जो आपका तो पूरा काम ही जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में टॉप पोजीशन में, CEO पोजीशन में काम करते करते आपका कोई एक्सपीरियंस आप हमारे साथ में शेयर करेंगे ये रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड? देखिए, मैं बहुत आसान, जब मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी था तो तब भी मैं कहता था कि अगर बहुत सरल शब्दों में किसी भी लेमैन को समझाना हो कि हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस क्या है, तो बहुत सरल, मैं 3 स्टेप आपको बताता हूँ, 4 स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप है कि आप कहीं से पैसा जितने कम इंटरेस्ट रेट पे ले सकते हैं बोरो करने से, उसके बाद आप वही पैसा लेंड कर दीजिए उससे हायर इंटरेस्ट रेट में, मकान खरीदने, बनाने, प्लॉट जो भी करने के लिए। करेक्ट। नंबर 3, वो पैसे को आप किसी तरीके से ये सुनिश्चित करें कि जो आपने पैसा दिया है ये वापस भी आ जाए। इसमें वो रिस्क की बात आ जाती है जो आपने। करेक्ट। और चौथा ये कि जब आपको वो पैसा वापस आ जाए तो आप बोरोवर को वापस कर दें और जो बाकी पैसा हुआ वो आपका प्रॉफिट आ गया। ये एक बड़ा मैंने सिंपल आपको बता दिया कि ऐसे कंपनी चलती है। अब इसमें जो आप रिस्क की बात कर रहे हैं, देखिए रिस्क इस पूरे प्रोसेस में रिस्क है, लेकिन वो बिजनेस आपने किस तरह का बिजनेस किया, किस तरह के आदमियों को हाउसिंग फाइनेंस का लोन दिया है, कहाँ दिया है, किन परिस्थितियों में दिया है, इसको हम कहते हैं कि ये बिजनेस अंडरराइटिंग। तो अंडरराइटिंग करते समय ये देखना कि अगर हम आज हाउसिंग का लोन दे रहे हैं तो वो लोन, देखिए ये भी हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रख के लोन दिया जाता है। फ्लैट के लिए आज लोन दें तो वो फ्लैट का जो लोन होगा वो आज कंपनी के नाम से पेपर, सॉरी, घर के पेपर्स जो होंगे वो कंपनी को असाइंड होंगे। और एक पूरी सरकारी तौर पे भी प्रक्रिया बनी हुई है कि अगर आप कहीं रिपेमेंट कोई नहीं कर पाता है तो हम उसके जो भी सिक्योरिटी हमारे पास है उसको हम सीज कर सकते हैं और हम उसको बेच भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस के कंपनी के बारे में मैं आपको सिर्फ दो चार शब्द बताना चाहूँगा कि ये इस समय भारत की वॉल्यूम वाइज नंबर 2 कंपनी है, सेकेंड कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसका लगभग 70% जो लोन है वो इंडिविजुअल रिटेल में, ओके, हाउसिंग लोन, और 15-20% के करीब, 20% के करीब आप लगा लीजिए एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं उसमें है, और 7-8% के करीब में कमर्शियल लोन्स। ज्यादा रिस्क जहां देखा जाता है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज्यादा देखा जाता है। हालांकि वहां पे भी सिक्योरिटी, लोन देते समय सिक्योरिटी पूरी है कि नहीं है, ये सब चीजें देख ली जाती हैं। तो इस तरह से LIC हाउसिंग फाइनेंस में, जैसे मैंने आपको बताया कि 70-72% रिटेल का है, तो वो बिजनेस कम रिस्की रहता है, उसमें लोन भी छोटे छोटे रहते हैं। करेक्ट। तो देयर कैन बी रिस्क इन 1 और 2, तो वो ओवरऑल में उतना इफेक्ट नहीं करता। एक चीज तो मेरी समझ में आता है कि ये आपने बोला कि हाउसिंग, ये लोन का जो बिजनेस है वो अंडरराइटिंग का बिजनेस है, मेनली ये अंडरराइटिंग है। आपने कितनी अच्छे से अंडरराइटिंग की है, लेकिन चलो अंडरराइटिंग आपकी सही हो गई, लेकिन कई बार आदमी की परिस्थिति खराब हो जाती है जिसकी वजह से वो डिफॉल्टर हो जाता है। कोई आपके पास में ऐसा आपके इतने कार्यकाल में एक्सपीरियंस है जहां पर कि आपका अंडरराइटिंग गलत हो गया हो और आपको भारी नुकसान हो गया हो? देखिए, अंडरराइटिंग ऐसा तो कुछ नहीं है। अंडरराइटिंग के समय में कई बार क्या होता है कि हम जो उसका
मार्केट वैल्यू आज इवेलुएट करो, तो वो गलत हो सकता है। गलत इन द सेंस कि हम उसको, मान लीजिए हमने उसको 2 करोड़ इवेलुएट किया और बाय मिस्टेक कभी हो गया कुछ, हालांकि वो भी हम लोग जो करते हैं वो जो सर्कल रेट्स और ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की उस एरिया की रहती हैं उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन वो बहुत ऑफ द वे, बहुत बहुत लो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो 2 करोड़ का 1 करोड़ हो गया आने वाले 1 साल में 2 साल में। तो मैंने जैसे कहा कि उस तरह से नहीं, तो कई बार रहता है, कुछ कुछ केसेस में इस तरह का रहता है, लेकिन उसमें भी डिफॉल्टर होने के बाद भी हम लोग जब, कई बार हम लोगों ने देखा है कि उस प्रॉपर्टी को बेचने गए हुए हैं तो 99% ऑफ द केसेस में उससे ज्यादा ही अमाउंट मिल जाता है जो आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ओके, परफेक्ट। एक चीज आपने बताई मिस्टर विनय कि पहले जो है अम्बर्समेंट के बारे में आपने बताई कि पहले जो है हम सिर्फ जो कस्टमर है उनको एंटरटेन करते थे, लेकिन अभी ब्रोकर को भी आपने ये दायरे में ले लिया, नहीं उनके प्रॉब्लम्स। नहीं, ब्रोकर को नहीं किया। ब्रोकर अब हमारे जैसे इंश्योरर के अगेंस्ट में कंप्लेनेंट देता था, अब कंप्लेनेंट ब्रोकर के अगेंस्ट में भी दे सकता है, क्योंकि ये पाया गया है कि बहुत सारे ब्रोकर्स भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके। तो अब जो नोटिफिकेशन आया पिछले साल, हम्म, उसके वजह से ब्रोकर के अगेंस्ट में भी कंप्लेनेंट कंप्लेंट कर सकता है, ओके। और उसको भी हम बुला के अपना डिसीजन उनको भी दे सकते हैं, और वो भी बाध्य है हमारे डिसीजन को फॉलो तो करना। इंटरमीडिएटरी तो काफी सारी हैं सर, सिर्फ ब्रोकर को ही क्यों इन्वॉल्व किया उसमें? ऑनलाइन कंपनीज भी हैं जो ऑनलाइन करवाती हैं, एजेंट भी है, बैंकर भी है, तो बैंकर से भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। आर यू कंसिडरिंग देम आल्सो एज अ ब्रोकर? नहीं, देखिए ब्रोकर जो IRDA की डेफिनेशन के हिसाब से हैं वही इसमें लिए गए हैं। बाकी जो आप इंटरमीडिएटरी बोल रहे हैं, जैसे एजेंट बोल रहे हैं, ऑनलाइन एग्रीगेटर्स हैं, बैंकर हैं, ये क्योंकि एक कंपनी से संबंध रहते हैं, दे आर अटैच्ड टू वन कंपनी, तो इनको एड्रेस होता है उसी कंपनी के माध्यम से, जबकि ब्रोकर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी भी कंपनी में बिजनेस डाल सकते। ओके ओके, इसलिए हम उसको कंपनी के साथ नहीं लेते, इसलिए वो कंपनी से अलग हो जाता है। लेकिन बाकी चीज में क्योंकि एजेंट है, जैसे वो कंपनी से अटैच्ड है, तो उसके खिलाफ जो भी एक्शन लेना है उसके लिए हम कंपनी को करेंगे, करेक्ट, तो वो उसमें कवर हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। सो विनय जी, आप एज ए अम्बर्समैन आपको 2 लोग अप्रोच करते हैं, एक तो इंश्योरेंस एजेंट भी जो है अपने कस्टमर की बहुत चिंता करता है, तो इंश्योरेंस एजेंट को आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे, कुछ सजेशन देना चाहोगे, या उसकी जानकारी को बढ़ाना चाहोगे अम्बर्समैन के बारे में? देखिए, पहले मैं आपको इंश्योरेंस जो पॉलिसी से रिलेटेड जो पॉलिसी धारक जो इस तरह के पूरे कंप्लेंट वाले प्रोसेस में आज इन्वॉल्व हैं, उनके लिए मैं पहले 2 चीज कहना चाहूंगा, और इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर मैं उसके बाद में। मेरा यह मानना है कि इंश्योरेंस जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को लेनी है, या उसके पास कोई फोन कॉल आता है, ईमेल आता है, उसके सबसे पहले तो उसको ये करना है कि वो जो भी व्यक्ति उसको अप्रोच कर रहा है उसके बारे में ये पूरी जानकारी ले ले कि ये व्यक्ति कंपनी का सही में रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, कंपनी का एजेंट है कि नहीं है। मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं, हजारों ऐसे केसेस हैं जिसमें फोन पे ही सब कुछ हो गया है। करेक्ट, कन्वेंसिंग से लेके पैसा जमा करने तक, ऑनलाइन प्रपोजल जमा करने तक, सब कुछ फोन पे ही हो गया, और फोन पे ही जो आपको बताया गया है कि पॉलिसी के ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, वो सब आपको सब फोन पे ही बताए गए हैं। लिखित में आपके पास कुछ नहीं है, ना ही आपके पास ये कोई चीज डॉक्यूमेंट कंफर्म करने के लिए है कि जिस आदमी ने आपको अप्रोच किया वो वास्तव में जेन्युइन आदमी है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले तो पब्लिक बाय लार्ज ये बोलना चाहूंगा उनको कि आप इस तरह की प्रोसेस में कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करें कि जो आदमी आपको अप्रोच कर रहा है वो कंपनी का ही अधिकृत आदमी है कि नहीं। दूसरा चीज, जब आप फॉर्म भरें तो 100% केसेस में फॉर्म स्वयं भरें, और जो उसमें जानकारी मांगी गई है वो सही जानकारी हो। मेरे पास कई केसेस आते हैं जिसमें पॉलिसी धारक ये कहते हैं कि हमने तो साइन करके ब्लैंक फॉर्म एजेंट को दे दिया,
या हमने ये बताया था, एजेंट ने फॉर्म भरा क्योंकि उसने ये चीज लिखी नहीं, हमने तो बताया था। करेक्ट। तीसरी चीज, अच्छा ये होगा कि आप उस कंपनी के ऑफिस से, उस कंपनी से डायरेक्टली भी इस बात की जानकारी दें कि ये व्यक्ति हमारा आपके साथ है कि नहीं है, ये पॉलिसी आपकी है कि नहीं है, और इस पॉलिसी में बेनिफिट है कि नहीं। चौथी चीज, एक बार आपको पॉलिसी मिल जाए तो उसमें शेड्यूल, मैं जानता हूं कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट काफी मोटा होता है, कई बार फाइन प्रिंट जिसको आजकल हम बोलते हैं वो बहुत होता है, लेकिन उस पॉलिसी में फर्स्ट पेज जो होता है शेड्यूल होता है, जिसमें मोटी मोटी जानकारी दी है, उसको जरूर चेक कर लें। और पॉलिसी बेनिफिट्स को चेक कर लें, उस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में बेनिफिट जो लिखे हैं वो वही है जो आपको बताए गए थे। आपको ये इस चीज का जानकारी होनी चाहिए कि आपको जो भी पैसा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, प्रीमियम कैसे देना है, किस फ्रीक्वेंसी देना है, ये सारी चीजें पॉलिसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से मानी जाएंगी। अगर वर्बली आपको किसी आदमी ने या लिखित में भी किसी आदमी ने आपको किसी पेपर में लिख के दिया है कि ये चीजें आपको मिलेंगी, तो वो मान्य नहीं होगी। तो अगर आप पाते हैं कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कोई चीज नहीं है जो आपको बताई गई थी, तो IRDA का भी प्रोविधान है, हर कंपनी उसको लागू करती है कि एक फ्री लुक पीरियड होता है 15 दिन का, उस दौरान आप कंपनी को अप्रोच। इंश्योरर्स, एजेंट्स के बारे में, एजेंट्स के बारे में हमने कहा। एजेंट्स को मैं सिर्फ 2 बातें कहना, मैंने अभी बताया कि किन किन चीजों से पॉलिसी धारक को सतर्क करना चाहिए। एजेंट जो अच्छा एजेंट है वो तो ये सब चीजें कुछ नहीं करेगा, वो इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं होगा। करेक्ट। लेकिन उसको ये चीज भी समझना चाहिए कि वो जितनी अधिक ये जानकारी न केवल अपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी धारक को, न केवल आगे आने वाले पॉलिसी धारक को, बल्कि पब्लिक इन जनरल को जितनी ये दे सकता है, ये जानकारी उसको देनी चाहिए कि ये तरीके से फ्रॉड हो रहा है, वो भले ही बिजनेस इंश्योरेंस बेचे या ना बेचे। क्योंकि जितने बार इस तरह के फ्रॉड होते हैं, एक बैड नेम जो है वो पूरी कम्युनिटी को जाता है। करेक्ट। इंश्योरेंस एजेंट ये फ्रॉड करते हैं, तो इससे बचने के लिए इंश्योरेंस एजेंट को ये देखना चाहिए कि वो अपने लेवल से इस तरह की जागरूकता कितनी बढ़ा सकते। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा विनय जी आपसे। इंश्योरेंस एजेंट नो डाउट अपने कस्टमर्स की चिंता करता है, क्योंकि उसका एंड ऑफ द डे उसका बिजनेस तो वहीं से ग्रो होने वाला है। अब इंश्योरेंस एजेंट ये जानता है कि अम्बर्समेंट है, जो कल को अगर कुछ मेरे कस्टमर के साथ प्रॉब्लम होता है तो वो भी अम्बर्समेंट को कांटेक्ट करके चीजों पे वर्किंग चालू कर सकता है, लेकिन फिर भी वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कनेक्ट में रहता है ताकि वो उसको इजीली जो है सब पेपर वर्क करके दे दे। तो क्या वो उसके लिए आसान है, या वो उसके लिए ठीक है, या डायरेक्ट अम्बर्समेंट को कांटेक्ट करना ठीक है? व्हाट इज योर सजेशन? मैं कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस एजेंट की मेरा आपको यही सजेशन, आपके माध्यम से यही मैसेज होगा करके कि मैंने जैसे पहले बताया कि ये ओम्बड्समैन की जो पूरी प्रक्रिया है ये बहुत सरल है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत 10 पन्ने का फॉर्म भरना है, 20 पन्ने का फॉर्म भरना है, जानकारी देनी है, ऐसा कुछ नहीं। आप एक प्लेन पेज ऑफ पेपर पे भी अपनी कंप्लेंट लिख के, और पॉलिसी है तो उसका एक फ्रंट पेज का फोटोकॉपी, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं, ये भी नहीं है कि आपको फिजिकल कॉपियां भेजनी है, करके फिजिकल भी भेज देंगे। अम्बर्समेंट का पोर्टल है उसके ऊपर, हाँ, तो उस पर आप भेज देंगे तो उस पर से भी तो ये बड़ी सरल प्रक्रिया है। मुझे ये समझ में अभी भी नहीं आता है कि इसमें आपको दूसरी असिस्टेंस की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए, तो क्यों पड़ती। और इंश्योरेंस एजेंट को भी ये देखना चाहिए कि वो अपने पॉलिसी धारक को इस बारे में ठीक से गाइड कर सके कि तुमको कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली ओम्बड्समैन ऑफिस पर अप्रोच कर सकते हैं, जिससे कि आपका। तो होता क्या है इसके अंदर? अभी किसी ने ऑनलाइन जो है पेपर डाल दिया ओम्बड्समैन के पोर्टल पे, उसके बाद क्या अम्बड्समैन से उनको कांटेक्ट जाता है? व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस? हमको कितने दिन में ये प्रोसेस सॉल्व होता है? जैसे ही हमको ये इस तरह से ऑनलाइन या फिजिकल हार्ड कॉपी भी बाय पोस्ट भी मिल रही है, तो हम उसमें ये देखते हैं कि उसके साथ साथ उन्होंने हमको कंप्लेंट के हिसाब से क्या क्या चीजें भेजी। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पॉलिसी का जो फर्स्ट पेज है उसकी फोटोकॉपी, कई बार प्रीमियम पेमेंट का कुछ कंप्लेंट रहता है तो उसमें बैंक स्टेटमेंट या इस तरह की चीजें, वो डिटेल्स हैं। तो हम सबसे पहले पॉलिसी धारक को, उसके बाद में यहाँ से पत्र जाता है, एक फॉर्म 16 होता है, 6A होता है, सॉरी फॉर्म 6, हम एक लेटर भेजते हैं कि आपकी कंप्लेंट आ गई है, हमको ये चीजों की आवश्यकता है, और ये फॉर्म 6 है, इसको भर के भेज दीजिए।
फॉर्म 6 में कुछ नहीं रहता है, एक शॉर्ट में ये रहता है, वो ये असर्टेन करने के लिए भी कि ये पॉलिसी धारक स्वयं ये कर रहे हैं कंप्लेंट, और उसको वो फॉर्म 6 आते हैं, हम उसको रजिस्टर करके एक नंबर देते हैं और फिर उसको सूचित करते हैं कि आपकी कंप्लेंट को ये नंबर दे दिया। और प्रक्रिया के हिसाब से इन लाइन में डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर a case should get solved in 3 months. 3 महीने में सॉल्व हो जाए, should get solved in, बट कई बार जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कई बार हमारे पास बहुत कंप्लेंट्स आ जाती हैं। इस सेंटर, पुणे सेंटर के साथ कुछ बीच में प्रॉब्लम ये रहा थी, लगभग 2-2.25 साल तक यहाँ कोई ओम्बड्समैन नहीं था, तो उस वजह से पाइल अप हो गई वो सब चीजें। तो कुछ कंप्लेंट्स में ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आइडियली विद इन 3 months कंप्लेंट सॉल्व हो सकती है। एक चीज और अभी बात कर रहे हैं तो मेरे मन में प्रश्न आया कि अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट हो या कस्टमर हो, अगर उसे कंप्लेंट करनी है, उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो जाने के बाद में क्या उसे पहले कुछ प्रोसेस कंपनी के साथ में करना है, देन ओनली ही कैन अप्रोच यू, ऐसे कुछ स्टेप्स हैं? हाँ। या डायरेक्टली आपके पास आ सकता है? हाँ, नहीं, देखिए इसमें जैसे आपने क्लेम की बात की कि उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो उसके बाद में उसको उस कंपनी के एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होता है, उसको एक बार रिप्रेजेंट करना। वो कैसे करना है? उनको पर्सनली मिलना है? नहीं, ऑनलाइन कर दे, चिट्ठी लिख के कर दे। ओके। और विद इन 30 days अगर उनको वो जवाब नहीं मिलता है तो हमको हमारे पास आ सकते हैं। जवाब मिलता है और वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन वो होना जरूरी है, वो होना चाहिए, बिना उसके नहीं आ सकते आप यहाँ? क्योंकि कई बार उस लेवल पे भी केस सॉल्व हो जाता है। करेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि उस लेवल पे वो केस सॉल्व हो जाता है। इस वजह से ये एक प्राविधान रखा गया है। आपको एक स्टेप और मैं आगे का भी बताता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि जब हमारे यहाँ उसकी कंप्लेंट आई और हमने उसे फॉर्म 6 मंगा के हम उस केस को रजिस्टर करके एक नंबर दे देते हैं। इसके बाद हम ये कंप्लेंट को कंपनी के पास भेजते हैं कि आप हमको इसमें एक SCN बोलते हैं, सेल्फ कंटेंट नोट, ये आप ये हमको भेज दीजिए। और जैसे ही फिर सीरियली आता है, वो ये SCN आया हो या ना आया हो, हम उसकी हेयरिंग करके फिर उस केस पे अपना निर्णय लें। परफेक्ट। सो विनय जी, जब मैंने आपका प्रोफाइल देखा तो मैंने देखा कि आपका प्रोफाइल कुछ ऐसा है, जनरली ऐसा प्रोफाइल ज्यादा लोगों का होता नहीं है, कि मुझे आपका 360 डिग्री प्रोफाइल जैसा लगा। आपने जो है पीपल मैनेजमेंट में भी काम किया है, रिस्क मैनेजमेंट में भी काम किया है, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में भी काम किया है। सो और अभी यहाँ पे अगेन आपका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा और अलग है उन सबसे। तो डेफिनेटली आपसे जो कुछ भी बातें मैंने की और इससे जो निचोड़ निकल के आया है, इससे माइक्रो लेवल पे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, एट द सेम टाइम काफी मोटिवेशन भी आपसे मिला, काफी मैनेजमेंट की भी चीजें आपसे जानने को मिली। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा विनय जी कि आपने अपना समय दिया और ये सारी चीजें हमारे साथ में शेयर की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।